एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉलेज फूड यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अभी कक्षा 10 के इतिहास को पढ़ रहे हैं और इतिहास का हमारा पहला अध्याय अभी चल रहा है। इनके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यह अध्याय 1 का पार्ट 3 है। ठीक है, यह पार्ट 3 है और पहले अध्याय का क्या नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद, और एनसीईआरटी में दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग अभी तक मूल रूप से जो पहला हमारा वीडियो था उसमें हमने यूरोप यानी महादेश के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में समझने का प्रयास किया था। जो हमारा सेकंड जो हमारा वीडियो आया था वो समर्पित था वियना सम्मेलन पर। वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, इस पर। और आज का जो हमारा वीडियो है मूल रूप से आज हम समझेंगे कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति क्या थी, क्यों हुई थी, इनको समझने का प्रयास करेंगे। हमने बोर्ड पर कुछ लिखा है, हो सकता है इस बीच का आपको साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मार्कर का जो इंक है शायद वो समाप्त होने को है, इसी वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और कॉपी कलम अगर आपके पास नहीं है तो वो लेके बैठिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। फिर मैं वीडियो के अंत में मैं बोर्ड के बगल में आ जाऊंगा, आप वीडियो को रोक कर जितना आपको दिखाई देगा लिखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 1-2 बार सुन लेंगे, आप किताब भी पढ़ते हैं या फिर दोबारा जब आप किताब पढ़ेंगे तो सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए। तो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति, तो ये हुई कहाँ थी, तो याद रखना है हम लोग अभी मूल रूप से फ्रांस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक शासक था जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के समय, उसका नाम क्या था, तो चार्ल्स दशम नाम था। याद रखना है, चार्ल्स दशम राजा का नाम था। तो चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश का मतलब किसको कहते हैं, एक ऐसा शासक जिनको जनता के हितों से, जनता की आवश्यकताओं से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें जो सही लगता है वह नियम बनाता है, जो सही लगता है उस प्रकार का कार्य करता है। ऐसे में जनता के बीच में असंतुष्टि अधिक उत्पन्न हो जाती है और बाद में उस देश में गृहयुद्ध जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो निरंकुश का मतलब वो ऐसा शासक जो जनता के हितों के अनुसार या जनता के आवश्यकताओं के अनुसार अगर काम नहीं कर रहा है, जनता के फायदे के लिए काम नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे शासक को क्या कहेंगे, निरंकुश शासक कहेंगे। तो चार्ल्स दशम भी उसी में से एक था। यह एक निरंकुश था, साथ ही साथ एक प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही, यानी फ्रांस में जो राष्ट्रीयता की भावना जो उभर रही थी, वहां के लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में जो निरंकुशता स्थापित हो गई थी उनको समाप्त करने के लिए जो उसमें राष्ट्रीयता की भावना जग रही थी तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया था, किसने, चार्ल्स दशम ने। पहला लाइन क्लियर हुआ। चार्ल्स दशम एक निरंकुश शासक था जो मूल रूप से क्या कर रहा था, फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, ये लाइन। फिर उसके बाद क्या है कि इन्होंने अपने शासनकाल में, किसने, तो याद रखना चार्ल्स दशम ने, तो चार्ल्स दशम ने अपने शासनकाल में हर संभव प्रयास किया कि किसी भी प्रकार का संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित ना हो। तो इसी चीज को मैंने लिखा है कि अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में इन्होंने कई गतिरोध उत्पन्न किए। तो आप इसको क्या लिखिएगा, चार्ल्स दशम हर संभव प्रयास कर रहा था कि किसी भी प्रकार का फ्रांस में संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना ना हो, इसके लिए हमेशा कई प्रकार की गतिरोध उत्पन्न कर रहा था। उनके बाद क्या है कि चार्ल्स दशम ने, किसने, याद रखना, चार्ल्स दशम ने, इन्होंने पोलीग्नेट को, एक पोलीग्नेट नाम का व्यक्ति है, इन्होंने इसको क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। किसको, पोलीग्नेट को। और पोलीग्नेट जो था यह चार्ल्स दशम से भी अधिक घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी निरंकुश था, जिसने क्या किया, यानी इस पोलीग्नेट ने क्या किया, इनको जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो लुई 18वां
जिसको हमने कहां पढ़ा था, वियना सम्मेलन के बाद जो बनाया गया था शासक, इनको लुई 18वां के द्वारा, तो लुई 18वां लेके आए हुए थे एक समान नागरिक संहिता। तो पोलिग्नेक ने क्या किया, जब चार्ल्स ने पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया तो इन्होंने लुई 18वां के द्वारा लाए गए समान नागरिक संहिता को इन्होंने समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर इन्होंने क्या किया, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की। मूल रूप से जो लुई 18वां ने कानून लाया था वो फ्रांस के सभी नागरिकों के लिए एक समान था, लेकिन पोलिग्नेक ने उसको समाप्त करके इन्होंने मूल रूप से क्या किया, वहां के जो शक्तिशाली वर्ग थे, अभिजात्य वर्ग थे, उनको इन्होंने अपने साथ रखने का प्रयास किया, या फिर हम कह सकते हैं इन्होंने उनके साथ पावर शेयर किया, उनको शक्ति अधिक दिया। किसने, पोलिग्नेक ने। इनके जब इन्होंने लुई 18वां के द्वारा लाए गए समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया पोलिग्नेक ने, तो इस चीज का विरोध पूरे फ्रांस में होना शुरू हो गया। लोग इस चीज से असंतुष्ट थे, यानी फ्रांस, ये चार्ल्स जसन और पोलिग्नेक के द्वारा जो हटाया गया, तो वहां पर इसको लेकर जो फ्रांस का जो प्रतिनिधि सदन था और जो वहां पे और सारे जो उदारवादी नेता थे, उन्होंने इस चीज पर बहुत ही गहरा असंतोष प्रकट किया, विरोध होना शुरू हो गया। और जब यह विरोध धीरे धीरे पूरे फ्रांस में फैलने लगा, तो इस विरोध को दबाने के लिए चार्ल्स जसन ने फिर किया, चार्ल्स जसन ने इस विरोध को दबाने के लिए 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, डेट याद रखना है, चार्ल्स जसन ने फ्रांस में उत्पन्न हुए विरोध को दबाने के लिए 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश पारित किया। और इस अध्यादेश के द्वारा फ्रांस में जो विरोध उत्पन्न हुआ था, इस उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। मूल रूप से इन्होंने, इनके अध्यादेश में था कि कोई भी प्रतिनिधि सदन का व्यक्ति या जो उदारवादी जो भी नेता हैं, वो किसी भी प्रकार का पोलिग्नेक का या शासक का विरोध नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा विरोध करता होगा या करता था उस समय, तो हो सकता है उन्हें फांसी की सजा दी जाती होगी, क्योंकि इन्होंने अध्यादेश में यही दिया था। और ये चारों अध्यादेश कहीं ना कहीं वहां के नागरिकों के हितों में नहीं था, उन पर थोपा गया था। इसी वजह से इन अध्यादेश के बाद और अधिक मात्रा में फ्रांस के लोग सड़कों पर उतर आए अपने शासक के खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ, यानी चार्ल्स जसन और प्रधानमंत्री पोलिग्नेक के खिलाफ इनका विरोध और अधिक बढ़ गया। तो यही चीज यहाँ पर है कि अध्यादेश के विरोध में ये जो 4 अध्यादेश इन्होंने जो लाया 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, इसी विरोध में पेरिस में, तो पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, और वहीं पे है एफिल टावर, है ना। तो वहां पर क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी को, ये डेट याद रखना है, 28 जुलाई 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध का मतलब, गृह मतलब घर और युद्ध का मतलब तो जानते ही हैं, लड़ाई। तो फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी को गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और इसी युद्ध को ही हम क्या कहा जाता है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति, जो हमारा टॉपिक था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब ये गृह युद्ध बड़े स्तर पर फैल गया, जब चार्ल्स जसन को ये लगने लगा, पोलिग्नेक को यह लगने लगा कि अब यह युद्ध हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम पब्लिक को, हम अपने देश के नागरिकों को अब कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, तो चार्ल्स जसन ने अपने गद्दी को छोड़ दिया, गद्दी को त्याग दिया और ये फिर वहां से ब्रिटेन पलायन कर गए, यानी ब्रिटेन ये भाग गए गद्दी को छोड़कर। कौन, चार्ल्स जसन। और इसके बाद ही फिर क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जो बुर्बो राजवंश है उनकी समाप्ति हो गई और फिर यहाँ पर से ऑरलेंस वंश का स्थापना हो जाता है। उनके बारे में हम अलग से देखेंगे, लेकिन वो छोटे से है तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो मूल रूप से आपसे ये प्रश्न बनता है कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके परिणाम नहीं पूछे जाते, परिणाम स्वरूप मूल रूप से आप कह सकते हैं, इसके परिणाम स्वरूप चार्ल्स जसन को गद्दी त्यागनी पड़ी और गद्दी छोड़कर इसको कहां पलायन करना पड़ा, ब्रिटेन करना पड़ा। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझिए। चार्ल्स जसन क्या था, एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। इन्होंने अपने शासनकाल में हर संभव प्रयास किया
कि किसी भी प्रकार से फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना ना हो, इसके लिए इन्होंने राह में कई सारे गतिरोध उत्पन्न किया। बाद में चार्ल्स दशम ने क्या किया, पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, जो चार्ल्स दशम से भी अधिक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। बाद में पोलिग्नेक ने लुई 18वां के द्वारा लाए गए समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर इन्होंने जो वहां का अभिजात वर्ग था उनको साथ रखने का इन्होंने प्रयास किया। तो इसके मूल रूप से जब उनको लाया गया तो इसके कारण वहां के जो आम नागरिक थे, साथ ही साथ जो प्रतिनिधि सदन थी, जो उदारवादी नेता थे, उन सब ने इस चीज पर गहरा असंतोष प्रकट किया। जब गहरा असंतोष प्रकट किया, लोग सड़कों पर उतरने लगे, तो इस चीज को देखते हुए चार्ल्स दशम ने इस विरोध को दबाने के लिए 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश पारित किया और इस अध्यादेश के माध्यम से उन्होंने मूल रूप से जो प्रतिनिधि सदन के व्यक्ति या फिर जो उदारवादी थे या जो आम लोग थे, जो चार्ल्स दशम और पोलिग्नेक के खिलाफ जो अपना असंतोष प्रकट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनका गला घोटने का प्रयास किया। और जब ये अध्यादेश लाया गया तो इस अध्यादेश के विरोध में मूल रूप से फ्रांस, ये पेरिस में मूल रूप से एक क्रांति की लहर दौड़ गई और फिर 28 जुलाई को, कितने जुलाई को, 28 जुलाई 1830 ईस्वी को पूरे फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो चार्ल्स दशम को अपनी, जब उन्होंने यह देखा कि अब ये जो नियंत्रण है, ये जो विरोध है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो इन्होंने अपनी गद्दी को छोड़ दिया और ये फिर कहाँ प्लान कर गए, कहाँ चले गए, ये चले गए ब्रिटेन। और फिर बाद में, इसके बाद ही बुर्बो राजवंश की वहां पर समाप्ति हो जाती है या फिर अंत हो जाता है। अब मैं बोर्ड के साइड में आ जाता हूं। आप वीडियो को रोक कर, मुझे लगता है कि दिखाई दे रहा होगा, बीच में हो सकता है यहाँ पे कुछ समझ में नहीं भी आ रहा होगा, तो मैंने बोला है कि 1-2 बार आप वीडियो को देख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिखा होगा। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो मैंने अभी 2 बार मैंने रिवीजन किया, तो इसको आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए और फिर उसको आप अपने शब्दों में, आपको लगता है कि हम सर कुछ शब्दों को बदलेंगे, तो बदल के आप अपने शब्दों में इसको कॉपी में नोट्स कीजिए, नोट बनाइए अपने से। जितना अधिक आप अपने से लिखेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, तो उतना अधिक आपको समझ में आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। किताबों को पढ़ा कीजिए। मैं जो बोर्ड पे लिखता हूँ वह निचोड़ होता है। आप जब इसी चीज को पढ़िएगा तो आपको इसके लिए कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मुख्य बातें लिखता हूँ, तो किताब आप खुद से भी पढ़ा कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम अगले वीडियो में हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को हम स्पष्ट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जो भी रिश्तेदार में पढ़ने वाले हैं आपके क्लास में, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साथ ही साथ आप देखते हैं कि अब आपके इस चैनल पर 9th क्लास का भी वीडियो अपलोड हो रहा है और मैं कुछ समय के बाद प्रयास करूंगा कि 8वीं कक्षा का जो SST वाला पार्ट है उनका भी आए और साथ ही साथ फिर मैं 7 और 6 का भी, तो खास करके 6 और 10 तक का जो SST वाला है उसको भी हम प्रयास करेंगे हम लोग कि हम उसको देखें। एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, फिर धीरे धीरे से हम लोग देखते जाएंगे। जैसे अभी 9th क्लास का इकोनॉमिक्स शुरू हुआ है, 10th क्लास का हिस्ट्री शुरू हुआ है, तो कम से कम एक चैप्टर हम लोग इसका कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका परिवार है। तो जब ये आपका परिवार है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस परिवार से और सारे लोग जुड़ सके और हमारा परिवार एक बड़ा परिवार बन सके। तो इसमें आप अपना योगदान जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेज बोर्ड के और सभी वीडियो को। जय हिंद।